क्या कभी सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम बचपन से देखते आए हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। जी हां, उसे बदला जा सकता है। आज हम संविधान के उन्हीं दो शक्तिशाली आर्टिकल्स को समझने वाले हैं जो हमारी संसद को देश के अंदरूनी सीमाओं को फिर से बनाने की ताकत देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक नया राज्य बनता कैसे है। क्या ये कोई बहुत ही लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है या हमारे संविधान ने इसके लिए कोई सीधा रास्ता भी बनाया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत का संविधान हमारी संसद को एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल अधिकार देता है, और वो है देश को अंदर से एक नया आकार देने का। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सारी शक्ति आती कहां से है? ये आती है संविधान के अनुच्छेद 3 से। यही वो आर्टिकल है जो संसद को नए राज्य बनाने, उनके एरिया, बाउंड्री या यहां तक कि उनके नाम बदलने का भी पूरा अधिकार देता है। देखिए, आर्टिकल 3 को आप संसद का एक तरह का टूल किट समझ सकते हैं। इसमें 5 बड़ी शक्तियां दी गई हैं। पहला, किसी मौजूदा राज्य में से एक नया राज्य बना देना। दूसरा, किसी राज्य का एरिया बढ़ाना। तीसरा, किसी राज्य का एरिया घटा देना। चौथा, किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना। और पांचवा, किसी राज्य का नाम तक बदल देना। अच्छा, तो पावर क्या है ये तो हम समझ गए, पर इसका इस्तेमाल होता कैसे है? मतलब एक आइडिया आखिर एक नई बाउंड्री में बदलता कैसे है? इसके लिए भी एक खास प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस पूरी लेजिस्लेटिव जर्नी के 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहले, कोई भी ऐसा बिल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में लाया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं, और आखिर में जब राय आ जाती है तो बिल को अंतिम फैसले के लिए संसद में वोटिंग के लिए रखा जाता है। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सरप्राइजिंग पॉइंट। राज्य विधानसभा की जो राय होती है वो संसद को मानने के लिए जरूरी नहीं है। जी हां, मतलब साफ है कि अगर राज्य उस बदलाव के खिलाफ भी हो तब भी संसद चाहे तो उस बिल को आगे बढ़ाकर पास कर सकती है। इससे पता चलता है कि इस मामले में केंद्र कितना शक्तिशाली है। तो क्या ये सारी पावर सिर्फ किताबों में है? अरे बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल कई बार हुआ है, जिसने आज के भारत का नक्शा बनाया है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। हमारे सामने कुछ बहुत बड़े उदाहरण हैं। जैसे साल 2000 में एक साथ 3 नए राज्य बनाए गए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। फिर 2014 में एक बहुत लंबे आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना। और सबसे ताज़ा उदाहरण 2019 का है, जब जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। तो सवाल ये है कि ये पूरी प्रक्रिया दूसरे संवैधानिक संशोधनों के मुकाबले इतनी सीधी साधी क्यों है? इसका राज, या यूं कहें कि इसका सीक्रेट सॉस, छिपा है अनुच्छेद 4 में। देखिए, अनुच्छेद 4 एक बहुत ही जरूरी बात कहता है। ये कहता है कि राज्यों की सीमाओं में बदलाव को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि इसके लिए संसद में वो मुश्किल वाली स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, जो कि कहीं ज्यादा आसान है। तो ये साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है संसद में जितने भी सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से 50% से ज्यादा लोगों का वोट। बस इसी वजह से अनुच्छेद 3 और 4 के तहत कानून बनाना काफी आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, अनुच्छेद 3 संसद को भारत का नक्शा बदलने की असल शक्ति देता है, और अनुच्छेद 4 ये पक्का करता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल एक आसान और लचीले तरीके से, यानी साधारण बहुमत से किया जा सके। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, इसका असर देश की एकता और शासन पर बहुत गहरा पड़ता है। इस व्यवस्था के कई बड़े फायदे हैं। ये देश को प्रशासन में सुधार करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये देश को बदलती हुई राजनीतिक और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से ढलने में मदद करती है, जैसा हमने तेलंगाना या उत्तराखंड के मामले में देखा। ये इस विचार को भी मजबूत करती है कि भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें केंद्र मजबूत है
और सबसे बड़ी बात, ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये शक्ति देश को फ्लेक्सिबल तो बनाती है, पर एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वो सही संतुलन आखिर है क्या। और ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के लोकतंत्र के लिए हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा।